आजकल आलसी लोग ज़्यादा हो गए हैं, वो सिर्फ क्या है, फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की या साउथ की, उसको कॉपी करने में, जुगाड़बाजी करने में लगे रहते हैं। कहानी बोलती है और कहानी का किरदार अपने आप बोलता है कि मुझे ऐसा करना है। पहला ब्रेक कह सकते हैं लगान का, जो जिसको मैं ब्रेक मानता हूँ कि ब्रेक, या पहला ऐसा फिल्म जो ऑस्कर तक गया। मैं क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं क्वालिटी चाहता हूँ, कम करूँ क्वालिटी से करूँ। आईफा और जी सिने अवार्ड में जब उनको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, किसी तीसरे को मिला जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, तब मेरा भरोसा अवार्ड से उठ गया। तो मतलब क्या आप मेरा चेहरा लगा कर बिल्कुल मैं भी करेंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा? ऐसा थोड़ी होगा। अपना उल्लू सीधा करने के लिए होती है, उससे बड़ा कमीना इस दुनिया में कोई नहीं। वो स्पीच बोलते हैं तो स्पीच कट हुआ तो सुनील आनंद जी बोले कट इट वन मोर, इधर से देवानंद जी नहीं नहीं ओके सर ओके। नमस्कार। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम उनके किरदार से छोटा रह जाता है, किरदार का नाम ज़्यादा रहता है, कलाकार का नाम कम रह जाता है। और ये जब भी होता है तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द एक्टर हैज़ अराइव्ड। ये कलाकार अब फिल्मी पर्दे में हुकूमत करने के लिए, राज करने के लिए आ चुका है। देखिए मैं आपको गिनाता हूँ। अपन वर्ष 2001 पे जाते हैं, लगान, लाखा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी, रणधीर सिंह। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो बड़ा खूंखार कैरेक्टर था, गंगाजल। सुंदर यादव का जो किरदार था, खूंखार किरदार था। उसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं, फिर शांतिपूर्वक वाला एक बहुत बेहतरीन किरदार निभाया इस एक्टर ने, दादा लक्ष्मी चंद, जिनको हरियाणा के गुरुजी, महर्षि कबीरदास, कालिदास महान व्यक्ति माना जाता है। और फिर हाल फिलहाल में रिलीज़ की हुई चंदू चैंपियन में आप बने उत्तम सिंह, मेजर उत्तम सिंह। मेरे ख्याल से अगर आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें तो किरदार का, आपको जो एक्टर है उसका चेहरा आप लोगों को बिल्कुल याद आ जाएगा। मैं यशपाल शर्मा जी की बात कर रहा हूं, जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। यशपाल जी, बहुत 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 स्वागत। नमस्कार, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपने इस व्यस्तता से मेरे लिए थोड़ा हमारे कुक स्पीक्स की तरफ के आपने वक्त निकाला। अरे माय प्लेजर सर। मैंने इतने किरदारों का नाम लिया था, क्या करते हो साहब? ये किरदार में कैसे घुसते हो आप अंदर? क्या कोई मेथोडिकल स्टडी है या कोई आपकी क्या, व्हाट इज द, क्या है, कुछ समझाइए। नहीं, कहानी बोलती है। कहानी बोलती है और कहानी का किरदार अपने आप बोलता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे, तो उसमें लिखा होता है। बस ये आपका कॉमन सेंस है और थोड़ा स्किल है, थोड़ी ट्रेनिंग है, तो जो कुछ काम आ जाता है, और कुछ आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, जो अनुभव है बचपन से लेकर अभी तक का जो जिए हैं हम, वो सब बातें काम आ जाता है। तो वो बता देता है कि कहाँ सुई चलानी है, कहाँ तलवार चलानी है। क्या बात, क्या बात। तो कितना करना है, कितनी मात्रा। क्या इन किरदारों के लिए कोई पर्टिकुलरली आपने इन जैसे किरदारों को आपने स्टडी किया जाके लोकेशन साइट में? जैसे कई एक्टर्स बोलते हैं मैं उस एरिया में रहा इतने दिनों के लिए, ऐसा कुछ किया आपने? नहीं, हर किरदार में ऐसा नहीं करना। मैं वही बोला ना, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई, और जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ तलवार। तो कई कैरेक्टर ऐसे हैं थिएटर में भी, मतलब फिल्मों में भी, जो जिसके लिए 4-4 महीने मतलब मैंने मोबाइल से दूर, परिवार से दूर, और पूरा एक जगह कंसंट्रेट करके काम किया। उस तरीके से जिया, मतलब उन कैरेक्टर्स को, और कोशिश की। बाकी 100% तो अचीव अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं कोई भी किरदार। बहुत कमियां रह जाती हैं, और अभी भी अंदर खलिश है, क्योंकि बहुत सारे किरदार अभी आ रहे हैं मेन रोल में भी, तो उनमें वो चीज़ करने की इच्छा, क्योंकि वो जो विलेन और ठाकुर टाइप के और जो दबंग टाइप के, मैं भी उनसे उब चुका हूँ। अभी मुझे थोड़े से जैसे श्याम बेनेगल की फिल्में होती हैं, या सत्यजीत रे की फिल्में होती हैं, या अभी सुजीत सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेकर के, या अभी जो फिल्मों का दौर, या वेब सीरीज पंचायत, गुल्लक टाइप, उस टाइप के मेरे 2-3 किरदार आ रहे हैं।
तो मुझे अभी वो तमन्ना है करने की उन चीज़ों। पंचायत तो जैसे रघुवीर यादव जी की सेकंड इनिंग्स हो गई साहब। बिल्कुल। पहली इनिंग्स भी अगर आप देखो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो छा गए थे, और अब ये पंचायत उनको देखिए कहां से कहां लेगी। बिल्कुल कहना तो सही है आपका। लंबा सफर रहा आपका यशपाल जी। कई लोगों ने पूछा होगा 1994 में आपने एनएसडी से आप फ्री हुए, 1998 में पहला ब्रेक मिला, वो भी ब्रेक बहुत अच्छे डायरेक्टर का मिला आपको, गोविंद नियाली जी का ब्रेक मिला। हाँ जी जी, ब्रेक नहीं कह सकते, एक्चुअली छोटा सा रोल था। हाँ, पर फिर भी देखिए पर्दे पे लाके इतना बड़ा डायरेक्टर ने आपको चुना, एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है वो जी। मैं इस बारे में खुशकिस्मत हूँ, पहली फिल्म गोविंद निहलानी की, दूसरी श्याम बेनेगल। क्या बात है साहब, देखिए दोनों टॉप डायरेक्टर्स हैं बिल्कुल। और तीसरी राहुल रवेल की और राम गोपाल वर्मा। वाह क्या बात है साहब, चारों टॉप डायरेक्टर्स। तो इस बारे में आई एम लकी जी। तो ये लंबा सफ़र रहा आपका, जैसे 1994 से अगर अपन लेके चलें 20-25 साल से ऊपर का सफ़र रहा। हिसार जैसी एक छोटी जगह, साधारण परिवार, ना तो कोई पुल ना कोई पुश, और वहाँ से आप चले दिल्ली, दिल्ली से चले बम्बई। कैसा ये लंबा सफ़र कैसा रहा आपका? क्या यादें हैं, क्या क्या निराशाएं हैं? अच्छा रहा, एंजॉय हुआ। मतलब मैं स्ट्रगल नहीं मानता, बट इट्स ए जर्नी। जर्नी, अप्स एंड डाउन हमेशा आते ही हैं, और नहीं आए तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। अगर थाली में ही मिल जाए सोने का चम्मच और कटोरी चांदी की, तो फिर फ़ायदा ही क्या, मतलब मज़ा ही क्या है। मज़ा तो मतलब लड़के जीतने में या पाने में है। तो 1994 में एनएसडी पास हुआ, फिर मैं 2 साल रिपेट्री किया था दिल्ली में। तो 96 के एंड में मैं बॉम्बे आया था जी। और आप समझिए तो 2000 में मेरा पहला ब्रेक कह सकते हैं, लगान का जो, जिसको मैं ब्रेक मानता हूँ कि ब्रेक, या पहला ऐसा फिल्म जो ऑस्कर तक गया या पूरी दुनिया में छा गई थी फिल्म, अभी तक भी उसके चर्चे हैं। तो इतने साल, जो 5 साल हमने जो स्ट्रगल किया, 4 साल स्ट्रगल, फिर मैं स्ट्रगल बोल रहा हूँ क्योंकि संघर्ष, लेकिन वो जो मज़ा है 97 से अभी तक का, इससे ज़्यादा मज़ा तो तब था जब हम बचपन में स्ट्रगल करते थे और सामने हमें दिखते थे कथा सागर, तमस और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये बहुत से ऐसे ये जो है जिंदगी, मनोरंजन, नुक्कड़, ये देख के हम बड़े हुए हैं दूरदर्शन में। हाँ, तो मतलब हमारे दिमाग में उनकी छाप इतनी बैठ गई कि वो जो गाने हैं हीरो हीरोइन के और जो डांसर हैं 50, वो हमारे दिल पे राज नहीं कर पाए। तो ये वाला जो वो था, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, नाना पाटेकर, अमरीश पुरी, ये जो स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ये इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। लंबा जैसे मैंने सफ़र का जिक्र किया यशपाल जी, 80 फिल्मों के आसपास आपने किया, वेब सीरीज़ की, टीवी सीरियल्स किए और शॉर्ट फिल्म्स भी की, करीब 7 शॉर्ट फिल्म्स। 110 से ज़्यादा 110 से ज़्यादा हो गए। चलिए साहब, देखिए हम लोग को निर्भरता तो डॉक्टर गूगल पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यशपाल जी के सामने बैठे हैं तो बात ही अलग है। तो मैं तो डॉक्टर गूगल की बातचीत बता, देखिए 110 फिल्में करी, 4 नॉमिनेशंस आपको मिले फिल्म फेयर के, वो भी गंगा जल, जैसे मैंने बताया था ना, बड़ा खूंखार रोल आपने किया था सुंदर यादव का। उसके बाद एक आपको अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, आपकी बड़ी, उसके बारे में तो मैं जिक्र करूंगा ही करूंगा। आपकी चाहती फिल्म जो आपने बहुत चाहत से बनाई थी, दादा लक्ष्मीचंद जी के ऑनर में बनाई थी। कभी कभी रिग्रेट होता है यार, कम मिले, इतने अच्छे किरदार किया आपने, कभी कभी बिल्कुल एक फ्रैंक जो रहता, अरे यार मिलना चाहिए था बॉस इस फिल्म के लिए यार। नहीं, ये एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो उसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि एक बंदा जो आगे बढ़ बढ़ के किरदार लेना चाहता है और मिलता है जुलता है, सोशल होता है, पार्टियां करता है और फ़ोन करता रहता है डायरेक्टरों से, प्रोड्यूसरों, तो आई एम नॉट लाइक दैट। तो मैं इसमें बहुत जी रहा हूँ। तो मुझे जितनी भी चीज़ें मिली वो अपने आप मतलब मेरे पास आई, मुझे भागना नहीं पड़ा ज़्यादा। लगान के बाद तो खैर बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अगर मैं कोशिश करता या अभी भी करूं कि नहीं भी डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा कुछ भी। तो मैं, वो कोशिश की ही कमी है, अदरवाइज जो मिला बहुत अच्छा मिला। और मैं क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं क्वालिटी चाहता हूँ, कम करूँ क्वालिटी से करूँ। और बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना भी OTT पे और हर उसमें दिखाई देना और एक जैसा, फिर मोनोटोनस हो जाता है। मैं इतने अच्छे अच्छे एक्टरों को बर्बाद होते देख रहा हूँ सामने, कितना भी नाम कमा ले, पैसा कमा ले, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनकी एक्टिंग को क्या हो गया। तो वो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाता है, बोरियत सी हो जाती है कि बस बहुत देख लिया, अभी कुछ नया करो। अच्छा एक्टर भी या एक्सपीरियंस एक्टर भी अपने आप को तोड़ करके
मरोड़ करके कुछ नया करने की कोशिश की तब मजा। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो ओवर एक्सपोजर ऑन द स्क्रीन की बात होगी यशपाल जी, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो अवार्ड्स की बात कर रहा था। कभी रिग्रेट होता है, आपने इतने उम्दा किरदार किए हैं, देखिए आपका हर किरदार, वैसे मैंने इंटरव्यू ये चालू किया था तो मैंने किरदार के नाम भी गिनाए थे, मैं वाकई में कहता हूँ। अभी जैसे कल आप तशरीफ लाए, उसके बारे में बात करेंगे, अरे क्या लाका आ रहा है यार, एक अरे सुंदर है, और मतलब आपके नाम से आपका किरदार का जो आपने निभाया, इतना दमदारी से निभाया आपने कि लोग वाकई में उसको याद करते हैं। तो उस विषय में मैंने पूछा, कभी ऐसा रिग्रेट होता है कि यार मुझे ज्यादा अवार्ड्स मिलने चाहिए थे? अवार्ड्स कोई ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है गंगा जल में मैं डिजर्व करता था ऑब्वियसली। 4 नॉमिनेशंस थे आपके पास? 4 नहीं, 6-7 थे। अच्छा, मतलब जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर का भी था, फिल्म फेयर, स्क्रीन, और सारे जितने भी थे, मतलब सब में था। लेकिन मेरी बदकिस्मती कह लो, उसी टाइम पे इरफान खान भी हासिल के लिए नॉमिनेट थे। हाँ, तो सारे अवार्ड उनको मिले। हाँ, और मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि दैट वाज द राइट चॉइस, Okay. एंड आई एम बिग फैन ऑफ इरफान खान। क्या बात है सर, क्या और जब तक उनको मिलता रहा आई वाज हैप्पी। अच्छा, लेकिन आईफा और जी सिने अवार्ड में जब उनको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, किसी तीसरे को मिला जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, तब मेरा भरोसा अवार्ड से उठ गया। और मैं कसम खाता हूँ, मैं उसके बाद कभी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। अरे क्या बात, चाहे मेरे नॉमिनेशन हुए अपहरण में, अब तक 56 में, पर मैं नहीं गया। मुझे पता नहीं क्यों। अच्छा, एक बड़ा संजीदा मतलब सेंसिटिव सवाल, क्या ये अवार्ड्स खरीदे जाते हैं? मैंने देखा तो नहीं कभी के खरीदे जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर सलमान खान आकर के डांस करेगा तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, या शाहरुख खान आकर डांस करेगा, ऐसा सुनने में आया है। हाँ। तो अभी कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज ये देख पा रहा हूँ कि बड़े से बड़े अवार्ड्स के अंदर भी पार्शलिटी होती है। ऑस्कर भी कह लो ना, चाहे हम यहाँ बैठ करके मांगते क्या सबसे बढ़िया क्या है, कांस, ऑस्कर, ये 2 अवार्ड मेरे ख्याल से हम, या और भी बर्लिन के या लोकार्नो के या कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं कि आइडियल हैं। लेकिन कई बार वहां भी धांधली हो जाती है। नेशनल अवार्ड, क्योंकि जो लोग जूरी में होते हैं ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या उनकी पसंद नापसंद। इट इज नॉट द पब्लिक्स व्यू, इट्स नॉट पब्लिक। ये प्रॉब्लम यही है। मुझे दादा लक्ष्मी में जब मैंने अवार्ड थी उसमें, तो बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर में चर्चा हो रही थी मेरी, और बेस्ट म्यूजिक में उत्तम सिंह जी की चर्चा हो रही थी, बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट में मेघना मलिक की चर्चा हो रही थी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में हमारा जो हीरो था उसकी, हितेश की चर्चा हो रही थी। लेकिन चर्चा ही रही, मिला सिर्फ उसको बेस्ट फिल्म का, जो हरियाणवी रीजनल, बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड मिला, बाकी ये सारे अवार्ड नहीं मिले, जिसका मुझे बहुत मलाल है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने वो फिल्में देखी जिनको अवार्ड मिले, वो सारी साउथ की फिल्में थी, और मुझे लगता है कि मेरी फिल्म ज़्यादा डिजर्व करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि साउथ की लॉबी थी जूरी में, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो साउथ को प्रमोट करना भी चाहिए था, उनको करना, किया भी नहीं। साउथ को प्रमोट करिए, सही तरीके से करिए। अवार्ड दे के प्रमोट करना तो दूसरे का हक छीनने वाली बात हो जाती है। नहीं, मेरे को म्यूजिक उत्तम सिंह जी को नहीं मिला ना, क्योंकि वाकई में जो म्यूजिक था ना, मैंने सुना है साहब, वो बहुत लाजवाब, आउटस्टैंडिंग है। मतलब उनका लाइफ टाइम मतलब काम है ये। देखिए, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, फिर अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं दर्शकों को भी बता दूं, बहुत पुरानी बात है, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं है, जब शंकर जयकिशन को बेईमान के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और गुलाम मोहम्मद साहब को पाकीज़ा के लिए अवार्ड नहीं दिया गया था, तो प्राण साहब ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड लेने से मना कर दिया था। ही बॉयकॉटेड द फिल्म फेयर अवार्ड। अब आप मुझे बताइए, शंकर जयकिशन बेईमान या गुलाम मोहम्मद साहब पाकीज़ा, कोई कंपैरिजन है साहब? बिल्कुल, क्या बात है। देखिए, मैं अभी उस पुरानी याद में चला गया यशपाल जी, तो ये मेरे ख्याल से ये जो हम लोग को भी कभी कभी दिल में लगता है, जो स्पेक्टेटर्स हैं या ऑडियंस है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब वो खरीदे जाते हैं या धांधी, ईश्वर जाने, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और आपने काफी साफ लफ्जों में अपना बयान भी कर दिया जी। आपकी कुछ मूवीज तो कल्ट मूवीज रही साहब, मैं जो उनको मानता हूं। देखिए साहब, लगान को मैं कल्ट मूवी मानता हूं, बिल्कुल। मैं गंगा जल को एक कल्ट मूवी मानता हूं, मैं आपके लक्ष्मी चंद जी की कल्ट मूवी को मानता हूं। अब तक 56 भी, अब तक 56 भी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लाजवाब थी। अब तक 56, और एक शाम बेनेगल की है वेलकम टू सज्जनपुर। वेलकम टू सज्जनपुर भी, ये तो यार कल्ट मूवीज, तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज में किया, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया,
यशपाल जी, कुछ डायरेक्टर्स के बारे में बताइए ना साहब, जैसे आमिर खान प्रोडक्शन में, प्रकाश झा के बाद कुछ मजेदार किस्से, कुछ जरा एक लाइटर वेन में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ? नहीं, मैं भगवान की दया से मैं राजकुमार संतोषी, राम गोपाल वर्मा, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और आशुतोष गवारीकर, सुजीत सरकार की पहली फिल्म जी, मैक्सिमम डायरेक्टर्स के साथ कुछ मैं काम मजेदार कर किस्से, चुका हूं। इनके कोई व्यक्तित्व के बारे में कोई एक मजेदार वाक्य? नहीं, मतलब सबका अपना अपना अलग व्यक्तित्व है। प्रकाश झा जी, और प्रकाश झा जी बहुत ही मुद्दों पर बनाने वाली फिल्में बनाते हैं, मुद्दों पर बेस फिल्में बनाते कर्रे, हैं। हमारे भोपाली में कहते हैं कर्रे टाइप के डायरेक्टर हैं क्या? ये है थोड़े सनकी टाइप सन की है। आरक्षण मैंने यहीं की थी, भोपाल हाँ, में। भोपाल में की थी। और आरक्षण, बाकी अपहरण भी यही, नहीं गंगाजल अपहरण, अन्य अपहरण सतारा में की। सतारा वाई में, तो गंगाजल और अपहरण वहाँ की जी, थी दोनों। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड। उनको मालूम है कहाँ चोट करनी है, कौन से मुद्दे हैं जो ज्वलनशील हैं। आरक्षण हो गए, वो एक अंधों का था, गंगाजल का जो भागलपुर कांड हुआ था, तो पुलिस को लेकर के इससे बड़ा और कोई वो था ही नहीं। या आरक्षण, उनको मालूम, रिजर्वेशन इज़ वेरी हॉट सब्जेक्ट। तो वो जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल ऐसा कंट्रोवर्शियल टाइप के, पर रियल सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं यशपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली कैचेस द करंट टॉपिक्स। जैसे अपहरण का भी था, तो उस टाइम पे बिहार में घटनाएं होती थी। बिल्कुल। या आरक्षण देखो तो वो तो अभी भी मुद्दा बना हुआ है। तो आखिर उन्होंने सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे पकड़े। आमिर खान प्रोडक्शन में कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? आमिर खान प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया रहा। घर परिवार जैसा था लगा? क्योंकि पहली किसी स्टार के साथ फिल्म थी मेरी। कैसे आमिर खान का व्यक्तित्व कैसा है? आमिर खान मुझे बहुत था कि बहुत बड़े स्टार हैं यार, कहाँ हमसे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़मीन पे बैठ के कागज़ के कप में चाय पीना और ये सब आराम से, और ताश खेलना और आपस में गोलगप्पे खाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। एंड ही नोज के टीम वर्क कैसे बनेगा। तो रोज़ पैकअप के बाद जाते थे, नहाते थे और खाना वाना खा के ताश खेलने पहुँच जाते। क्या बात। और ताश खेलते थी पूरी टीम, ताकि ना कोई लड़कियों के बारे में सोचे, ना कोई किसी को एक लड़ाइयाँ हो, ना कुछ और पंगे हो, कोई और दिमागी ना जाए। वहाँ शूटिंग खत्म हुई, आए ताश खेलने बैठ गए और वहीं ताश खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उस तरीके से उन्होंने पूरी टीम को 5.5 महीने बांध के रखा। अच्छा, आप लोग 5.5 महीने साथ रहे? 5.5 महीने साथ। बहुत बड़ा पीरियड, बहुत बड़ा पीरियड। शेड्यूल था 4.5 का था, पर 1 महीना बढ़ गया क्योंकि शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी। नहीं, आपने बताया कि बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जाने दिया, तो मदीरा का भी ध्यान नहीं जाने देते थे? नहीं, वो ताश खेलते खेलते मदीरा का हो जाता था थे। हाँ, नहीं तो मैं इनको गुजरात में बंद थी ना, तो ना के बराबरी कभी होता है। मेरे ख्याल से सैटरडे को पार्टी होती थी और संडे को छुट्टी होती थी, तो हर सैटरडे को वहाँ मतलब होता था। प्रकाश झा के बारे में आपने बताया, आमिर खान जी के बारे में बताया। अभी आपका चंदू चैंपियन कबीर खान साहब जी, आपका अच्छा छोटा रोल है लेकिन अच्छा मजेदार रोल है। हाँ, अच्छा रोल है, हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कबीर खान के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। 2 फिल्में की उनके साथ, ट्यूबलाइट सलमान खान के साथ, और ये वाली चंदू चैंपियन जी। दोनों में आपने फौजी किरदार निभाया? हाँ जी, दोनों। कबीर खान साहब ही आपकी फौजी प्रतिमा को पकड़ पाए? हाँ, नहीं, उनको मालूम था, उनको दिमाग में होता है कि नहीं ये रोल यशपाल ही करेगा, क्योंकि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कई नाम दिए लेकिन उसको बोला नहीं, वो हाँ, मैंने कहा ना, उनको जम गया था कि किरदार फौजी किरदार। हाँ जी। तो ये बहुत ही ज़हीन राइटर, बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर, बहुत ही डिटेल में काम करने वाले डायरेक्टर, और हर चीज़ मतलब बड़े बड़े वास्ट सिनेरियो में दिखाने वाले। कोई ऐसे छोटे मोटी चीज़ें करने वाले नहीं कि चलो जुगाड़बाजी में काम चला लिया, ये कर दो, नहीं। जो भी सीन होगा वो ऐसा वास्ट कर देते हैं, और वास्ट मतलब पूरी पीछे हज़ारों लोग या कुछ भी जैसे भी, वो मतलब छोटा मोटा हर सीन को बड़ा ओपन करते हैं। बिल्कुल, अब जो इमेजिनेशन में है वो सामने कर देते हैं। अब जैसे उनकी 1983 बेहतरीन ना क्या बनाई है उन्होंने, जो वो क्या मूवी बनाई है साहब, तो लाजवाब मूवी बनाई उन्होंने। अच्छा, अब ये बताइए यशपाल जी, आपने सीरियस रोल्स भी बहुत किए, आपने कैरेक्टर रोल्स भी बहुत उम्दा निभाए, कॉमेडी आपने 1-2 फिल्में करी, मेरे को तो अभी भी याद है सिंह इज किंग में मजेदार था। कॉमेडी में ज्यादा क्यों नहीं आप उतर, क्या कॉमेडी के रोल्स कम मिले? शक्ल ही सीरियस और जबकि जो थिएटर है, नाटक है, मैंने सारे कॉमेडी में मैं बादशाह हूँ। मतलब मैं कॉमेडी में बड़े न खेले छोटे खेल और कोई बात चले, और ये बहुत सारे मुआवजे
इतने सारे नाटक किए हैं, कॉमेडी किरदार किए हैं, तो इसमें वेलकम टू सज्जनपुर और सिंह इज किंग जैसे ही किरदार मिल पाए। बहुत ज़्यादा कुछ पर आपने ट्राई explore कोशिश नहीं करा, किया। आप बहुत अच्छी करते हैं कॉमेडी। नहीं, कोशिश मतलब क्या है कि एक बार जो हिट हो जाता है ना करेक्टर, तो लोग ना उसी तरह से देखते हैं कि गंगा जल लगान जैसे किरदार के मतलब नेगेटिव और बदल के पॉजिटिव। कई किरदार ऐसे मिले मुझे बाद में जो ग्रे थे, तो मतलब नेगेटिव भी नहीं पूरे और पॉजिटिव भी नहीं पूरे, तो उस तरीके के, तो वो उनका नज़रिया है। पर अभी आगे फ्यूचर है, अगर कोई अच्छा कॉमेडी रोल मिलेगा तो करेंगे? हाँ, कॉमेडी बहुत कर रहा हूँ मैं। अभी मेरी एक वेब सीरीज आएगी सिविल लाइन। अरे वाह। उसमें बहुत अच्छा सोनी पे आएगी, और एक कॉमेडी ही आएगी इस पे, दुपहिया। अरे क्या बात। अमेजोन प्राइम पे। ये कब रिलीज हो रही है? ये दुपहिया तो अभी 2 महीने में हो जाएगी। अरे वाह साहब, ये तो हमारे 2 या 3 महीने, इसी में अभी अक्टूबर नवंबर तक जी अमेजोन प्राइम पे। सिविल लाइन जो है वो मेरे ख्याल से अगले साल के शुरुआत में होगी। चलो साहब, बिल्कुल हम लोग भी लुक फॉरवर्ड साहब आपकी कॉमेडी, बिल्कुल मैं तो ज़रूर देखूंगा, और इस बहाने हमारे दर्शकों को ये पता चला कि साहब यशपाल जी भी कॉमेडी पे आ रहे हैं, वो भी देखेंगे। अब आपके पास आपका फेवरेट टॉपिक जो थिएटर में आपको, जिसने आपका, मैंने पढ़ा कि कमी के कारण आपने आपकी फेवरेट मूवी बनाई हरियाणा पे, दादा लक्ष्मी चंद जी के बारे में, क्या रहा उसका? वो तो आपने बहुत जगह बोला है, एक लाइन पे जो बताएं, आपकी बड़ी दिल से लगी हुई एक वो आपकी मेहनत है या पिक्चर है दादा लक्ष्मी चंद जी का, जो आपको बहुत एप्रिसिएशन भी मिला। क्या एक थिएटर की कमी के कारण रुझान किया उस तरफ, या आप कहते थे यार मजा नहीं आ रहा था? नहीं, मतलब यहाँ की जो फिल्में हैं वो 15 में से कोई एक आध फिल्म में सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। रावड़ी राठौड़ कर लो, सिंह इज किंग कर लो, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होती है एक्टिंग की वो नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगा कि फिल्मों में थिएटर जैसा काम हो सकता है क्या। तो मुझे लगा, दूसरों से तो अभी उम्मीद नहीं है मुझे, मैं किसी को कंपेल भी नहीं कर सकता। थिएटर जैसा काम फिल्मों में थोड़ा खुलासा करिए उसके बारे में। सर देखिए, हर कैरेक्टर का एक अपना वजूद जी, हर कैरेक्टर के ऊपर ध्यान, छोटे से छोटे कैरेक्टर के ऊपर, और एक्टिंग ऐसी कि मतलब जो पूरे मतलब बॉडी से की जाए, सिर्फ इतना नहीं ऊपर से बोल दिया या कुछ म्यूजिक चला दिया पीछे, या वो उस पर आश्रित ना हो, या किसी मेरा डमी आ गया कोई, उसने छलांग मार दी और मैं उस तरीके का नहीं। थिएटर जैसा मतलब जैसे स्क्रिप्ट भी, एक्टिंग भी, डायरेक्शन भी, और सारी विजुअल वो भी थिएटर की तरह, मतलब सॉलिड, जान, लाइव, और जिसमें जान हो जी। मतलब होते हैं ना कई लाइफलेस दिखता है सीन हमको, एक्टिंग वैसा ना हो, उसके अंदर रस हो, मतलब रोना है कि हंसना है कि कौन सा मूड है, क्या है, वो एग्जैक्ट हो। जब मैं हंसाने की कोशिश करूँ तो लोग हंसें, रुलाने की कोशिश करें तो लोग रोएं, और जब गुस्से की बात हो तो गुस्सा हो, जब नफरत आए किसी के ऊपर तो नफरत का आओ, और वो सारे भाव दादा लक्ष्मी में हुए। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक में देखा मैंने सबको, उनके तो वो आप चाहते थे कि एक रियलिटी की जो फीलिंग है, या अंदरूनी एक जो एक्टर की एक तमन्ना होती, पूरी जागरूक हो, और वही आपका स्क्रीन में पोर्ट्रेट हो, रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए प्रोडक्शन भी हमारा होना चाहिए, डायरेक्शन भी, और राइटिंग में भी पूरा हक, और पूरा बीज से लेकर के वृक्ष तक, फल तक, तकरीबन मैं हर उस जर्नी में साथ रहा। क्या बात है सर, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे कितना वक्त लगा यशपाल जी पूरा फिल्म बनने में? पूरा फिल्म बनने में 5.5 साल लग गए, और रिलीज होने में 6 साल लग गए, 6.5 साल। बिग पीरियड सर, बिग पीरियड, वेरी बिग पीरियड। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि दादा लक्ष्मी जो यशपाल जी की बड़ी एक सपने वाली या एक तमन्ना वाली फिल्म थी, इट हैज़ बैग्ड मोर देन 70 इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड, और केन्स फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा की स्क्रीन की हुई पहली फिल्म थी, एकमात्र फिल्म अभी तक की थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और अभी 83 अवार्ड्स हो चुके हैं। क्या बात है साहब, क्या बात। और पूरे दुनिया में। क्या बात है। और नेशनल अवार्ड भी, और कांस वाला भी। क्या बात है साहब। और 2 यूनिवर्सिटीज में इसको मास कम्युनिकेशन सिनेमा के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में शामिल किया। क्या बात है साहब, मतलब ये सेटिस्फेक्शन हो गया पूरा। आप भोपाल के ही बाजू में, ग्वालियर में मानसिंह यूनिवर्सिटी है, जी जी जी, उसमें ये सिलेबस में शामिल। क्या बात है साहब, क्या। एक बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी सिलेबस में शामिल है। तो इनको शेक्सपियर की उपाधि मिली थी। हाँ, इनको शेक्सपियर की। और 1903 में पैदा हुए, 1942-45 में मर गए। 42 साल की एज थी सिर्फ, और 42 साल में
अब 10 साल तो निकाल लो बचपने के, 12 साल, और 3 साल लास्ट के निकाल लो, क्योंकि वो शराब इतनी पी चुके थे और इतना वो हो चुके थे कि कुछ करने लायक नहीं रहे थे लास्ट के कुछ। तो इतने देख लो, इतने कम पीरियड में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया पूरी दुनिया में, मतलब पूरे 50-50 मील दूर से लोग बैलगाड़ियों पे और पैदल उनको देखने आते थे। क्या बात है सर, इतना उनका जलवा था। क्या बात है। ये ईश्वर इतने अच्छे अच्छे लोगों को जल्दी क्यों उठा लेता है साहब? देखिए दादा लक्ष्मी जी 42, हमारे स्वामी विवेकानंद भी कितने जल्दी गुजर गए। कैरानी में बहुत अच्छा लगा। और वहाँ भी जरूरत वहाँ पे ज़्यादा पापी पहुँच जाते हैं, फिर एक अच्छा आदमी उठा लिया जाता है कि चलो भाई संभालो। तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन। आपने इतनी अच्छी सोशल मुद्दों की बात करी। और मैं ये बता दूं कि यशपाल जी भोपाल क्यों आए हुए थे, एक M3 ग्रुप म्यूज़िक का कल प्रोग्राम था, जिसमें वो लोग डिसेबल्ड बच्चों को या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, उससे आप एसोसिएटेड रहे। मैं कल वो फंक्शन में था इनके साथ, और वो एक बिटिया थी, एक साहब थे, उनको व्हील चेयर गिफ्ट करी गई। तो इतने अच्छे सोशल कॉजेज़ में यशपाल जी आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। मैं एक थोड़ा सा सेंसिटिव संजीदा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? जी। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो बोलते हो उसकी आवाज़ ज़्यादा तक जाएगी बशर्ते हम लोग बोलेंगे। ये जो अभी जो बड़ा एक दर्द वाला या बहुत ही एक बेकार या बहुत ही एक अफसोस वाली जो इंसिडेंट हुई है बंगाल में, उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखो, बंगाल में क्या, हर जगह ही बहुत गलत है, सुनने में आता है। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर कम से कम 13 वारदात हुई है। बताइए। कहीं राजस्थान में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं यूपी में, कितनी जगहों पर बंगाल में। मुझे दुख इस बात का है कि उन बच्चियों पर क्या बीती है, उनके परिवार पे क्या बीती है, इस बारे में लोगों को कम कंसर्न है, और अपनी राजनीति चमकाने में ज़्यादा उनको प्रॉब्लम यहाँ आती है। मतलब बंगाल की बच्ची है तो ये वाले लोग हल्ला मचाएंगे, उत्तराखंड की बच्ची है तो वो वाले लोग हल्ला मचाएंगे। अरे यार बच्चियां तो बच्चे, उनको मत बांटो यार किसी को। यार सारी एक ही है, उनको उनका दुख एक जैसा ही है, उनको उसमें तो वो मत खेलो राजनीति प्लीज़। इतना तो मतलब मैं हैरान हूँ कि अरे वहाँ पर हुआ तो तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे, यहाँ के लिए क्यों इतना हो रहे हो, वो उसके लिए है तो वो, अरे विनेश फोगाट आई तो इतना हल्ला क्यों, जब बाकी लोग आए तो क्यों नहीं। अरे यार ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों जो चीज़ राजनीति चमकाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए होती है, उससे बड़ा कमीना इस दुनिया में कोई नहीं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर पार्टी में, हर जाति में घटिया लोग होते हैं, और कोई भी जाति, कोई भी पार्टी घटिया नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन हर पार्टी में, हर जाति में घटिया लोग होते हैं। तो उन घटिया लोगों को बाहर करो, ना कि ये किसने, ये कांग्रेस के एक ने या बीजेपी के एक बंदे ने गलत कर दिया तो पूरी पार्टी खराब हो गई। अरे नहीं भाई, रुको, अभी किसी ब्राह्मण ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी जाट ने ऐसा कर दिया, गुर्जर ने ऐसा कर दिया, दलित ने ऐसा कर दिया तो पूरी जाति खराब हो गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। व्यक्ति, वोट भी उसी को दो जो व्यक्ति ठीक हो, चाहे किसी भी पार्टी का। मेरा तो ये मानना। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला यशपाल जी। और आपने जो सबसे बड़ी चीज जो बोली, जो दिल को छूने वाली है, कि राजनीति छोड़ो, ये सोचो बच्ची पे और बच्ची के परिवार पे क्या गुजरेगी, आप उसको नहीं वो कर रहे। इनकी अभी वो बिटिया जो डॉक्टर थी, अब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था यशपाल जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और वो बिटिया इतनी इंटेलिजेंट थी यशपाल जी, कि पूरे घर को संभालती थी। उसके पिताजी एक चौकीदार थे, चौकीदार से बढ़ के उन्होंने अपना एक ओहदा हासिल किया, बच्ची ने मदद करी। वो परिवार तो खत्म हो गया सर, परिवार से जुड़े उनके मोहल्ले वाले बच्चे खत्म हो गए, ये कोई नहीं सोच रहा। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू की कहानी कहीं नहीं आती। बस आपने जो जिक्र किया, जो पॉलिटिकल गेम है वो ज्यादा खेला जा रहा है, वो जो बहुत गलत है। बहुत अच्छा बोला आपने, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपने इतने खुले दिल से बोला। एक और अच्छा सोशल कॉज आया, आपने तो उसमें काम किया हुआ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपने डॉन का किरदार किया था, वो मजेदार था डॉन का किरदार। देखिए वो भी एक अच्छा रोल था आपका। अब उसमें कल परसों ही दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत अच्छा एक रूलिंग आई, जो कई एक्टर्स जा चुके हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें उनके किरदार होते हैं या उसके सीक्वेंसेस होती हैं। अब वो कोई भी सोशल साइट, कोई भी और कोई भी पर्सनल आदमी उसको यूज नहीं कर सकता, दैट इज प्रोहिबिटेड। इसके बारे में आपका क्या काम है? ये राइट टू प्राइवेसी जो इतनी जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। अब मैं कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यशपाल जी को बिठा के एक इंटरव्यू ले लूंगा, यशपाल जी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये प्राइवेसी एक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? ये हुआ तो अच्छा हुआ
नहीं, ये बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा है जी। और बॉबी बेदी जो बैंडिट क्वीन के प्रोड्यूसर थे जी। उनको भी एक झगड़ा चला था काफ़ी एक फिल्म के लिए। जी। और भी कई किस्से ऐसे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो बुद्धिजीवी या जो राइटर या जिसका दिमाग उस प्रोजेक्ट में है, उसके दिमाग को कोई और कैसे यूज कर सकता है? करेक्ट, एग्जैक्टली। आप उससे परमिशन लो, आप उसको पे करो जितना उसका बनता है, तब आप यूज करो आगे। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। अभी तो एआई आएगा तो मतलब क्या आप मेरा चेहरा लगा कर बिल्कुल कुछ भी करेंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा? ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए अभी उनको जो भी काम ऐसा करते हैं, और आजकल ये बहुत हो रहा है, आजकल आलसी लोग ज़्यादा हो गए हैं। वो सिर्फ क्या है, फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की या साउथ की, उसको कॉपी करने में, जुगाड़बाजी करने में लगे रहते हैं कि इसको कितना, इसका ये उठा लो, उसका वो उठा लो। मुझे तो बहुत हिट फिल्में हमारी जो हैं वो कॉपी की हुई हैं, मुझे बहुत धीरे धीरे बाद में पता चलता है। तो खैर ठीक है। मुझे जैसे सत्ते पे सत्ता फिल्म थी, वो भी कॉपी थी, एक जैकी चैन की फिल्म। यस। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इतनी हिट, मुझे लगा ये तो ओरिजिनल है। लेकिन वो भी मैं उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी मैंने एज इट इज, मैंने कहा यार ये तो कमाल है। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ कुछ अनभिज्ञ लोग हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सिनेमा नहीं देखते हैं ज़्यादातर 90% लोग, तो इसीलिए उनको अब तो अपना मज़ा आता ही है। लेकिन किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना, नकल करना बिना उसकी इजाज़त के बहुत गलत है। और ये जो ये फैसला आया है बिल्कुल सही आया है। परसों ही आया, मैंने पढ़ा। देखिए कितनी अच्छी बात है, दोनों चीज़ों में यशपाल जी ने खुले दिल से बोली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक आदमी के दिमाग की उपज होती है, उसको आप उससे पूछे बगैर या उसको पे किए बगैर, एनओसी ले बगैर यूज़ नहीं कर सकते। चलिए साहब, ये बड़े सीरियस टॉपिक में रहा। और एक जो प्रश्न मैंने अंत में संभाल के रखा था, जो मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर था साहब, उसकी आखिरी मूवी में आपने काम किया था। मैंने कई लोगों की आखिरी मूवी नहीं साहब, मैं अमरीश पुरी जी हो, देवानंद जी, बस मैं देवानंद पे आ रहा था चार्जशीट बारे में, क्योंकि देवानंद हम लोग के टाइम के तो साहब एवरग्रीन थे। गाइड थी और प्रेम पुजारी थी, देवानंद साहब का तो जवाब नहीं था। हम लोग साहब देवानंद के बारे में हमें क्लोजी मैंने रखा ही उस लेजेंड के लिए, देवानंद के लिए, कि देवानंद के बारे में कुछ बता दो साहब, आपकी आखिरी। सर देवानंद जी का एक तो मैं ये बताता हूँ कि मैं पहली मुलाकात क्या। हाँ जरूर। तो मुझे उनके जो कास्टिंग करते थे और प्रोडक्शन संभाले थे वो जानते थे या उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने बुलाया कि देवानंद जी मिलना चाहते हैं। और मैंने सुना था आशुतोष गवारीकर ने बोला था कि इस इंडस्ट्री में देवानंद या कुछ ऐसे लोग हैं लीजेंडरी जिनके जा कर के एक बार चरण छू के आ जाना चाहिए। तो मैंने बोला ये तो कास्टिंग की बात हो रही, तो बहाना मिल गया, तो मैं गया। लेकिन साला हरियाणवी जाट बुद्धि है तो अब देवानंद जी के सामने बैठा हूँ मैं, बेटा हम फिल्म बना रहे हैं और चार्जशीट, और तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है, विलेन हो तुम, पुलिस का रोल है और हमारे साथ ही सीन है ज़्यादातर, तो ये करना है, 10 एक दिन का काम है और वहाँ करेंगे पंचगनी महाबलेश्वरम में। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे, 10 एक दिन का काम है, 10 एक दिन करना है लेकिन 7 एक दिन में हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी कर लेंगे। मैं नया ही आया था, मेरे पास कुछ ज़्यादा काम था नहीं उस वक्त बहुत। तो बोले कि कितना पैसा लोगे? मैं बोला 5 लाख। वो ऐसे हैरान हो गए, बोले तो पैसे मांग रहा है कोई, आज तक तो किसी ने पैसे मांगे ही नहीं मेरे से। बोले अरे सर आप जो दोगे मैं कर लूँगा। तो मैं बोला 5 लाख। तो बोले बेटा 5 लाख ज़्यादा है। मैं बोले नहीं ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा नहीं है, इतना क्या है उसमें, तो थोड़ा देखो कितने में कर सकते हो। तो मैंने कहा चलिए 3 लाख में फाइनल करते हैं, इससे आगे पीछे मत करो। बेटा एक काम करो, हम फिर किसी फिल्म में काम करेंगे, आज रहने देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया। उनको लगा कि अरे नहीं ऐसा मत करो, बोलेगा, लेकिन मेरे से नहीं। मैं चला गया। मैं ऑटो में बैठा था तो मैसेज आया कि कम बैक। तो मैं स्टेशन जा रहा था, तो मैं फिर वापस आ गया, बांद्रा में थे। तो बोले यार तुम ना बड़ा कमाल आदमी हो, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा है जो मेरे सामने मना कर दे और पैसे मांगे। और ये इतना, नसीरुद्दीन शाह भी बोलते हैं कि अरे जो होगा दे दीजिए सर, कोई बात नहीं। जैकी श्रॉफ भी थे उसमें, नसीरुद्दीन शाह भी थे, बहुत लोग थे उसमें। तो बोले तुम ही एक पहले व्यक्ति हो जो पैसे मांग रहे हो, तुमको दिया 3 लाख, अरे क्या मत करो और करते हैं, और ये स्क्रिप्ट पकड़ो और मिलते हैं। और इतनी एनर्जी वाला,
अरे बाप रे, कितना एनर्जी है उनके अंदर, इतनी एज के अंदर ऐसे झुके हुए, मतलब जब चलते ऐसा ऐसा, हाय क्या कर रहे हो, ऐसी ऐसी एनर्जी, हे शराब गो बैक, हाँ ठीक है शाबाश, हाँ इतना एनर्जी। मैंने कहा यार कहाँ से लाते हैं, इतनी एज हो गई इनकी, पर एनर्जी ऐसी कि मतलब कमाल। तो उनके सुनील आनंद, उनके बेटे मॉनिटर पर बैठे थे, उन्होंने बोला देखो, और सीन खुद कर रहे थे, मैं और देवानंद जी। तो वो मेरे मुंह के ऊपर चाय फेंकते हैं और मैं ऐसे गुस्से में करता हूँ। फिर वो एक स्पीच बोलते हैं, वो स्पीच बोलते हैं तो स्पीच कट हुआ तो सुनील आनंद जी बोले कट इट वन मोर। इधर से देवानंद जी वाई, नहीं ओके सर ओके। तो मतलब उनका दबदबा इतना था। सुनील आनंद जी तो, और बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा टाइम बिताया उनके साथ, अच्छे चाय वाय खाना वाना, और बड़े प्यार करते हैं वो, मतलब एक्टरों को बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया। मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा उनको, और उनसे ऐसा पैसा मांगा वो भी ज़िंदगी भर याद रखेगा। नहीं देखिए साहब, ये तो एक लेजेंड आदमी है, यशपाल जी को यादें ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। अमरीश पुरी हो गए, देवानंद जी हो गए, दे आर ऑल लेजेंड्स इन देयर राइट। जो एक बड़ा सौभाग्य रहा आपका कि उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला। मैं यशपाल जी आपका किस अल्फाजों से धन्यवाद बोलूँ, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। और अरे नहीं आप, ये तो मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा साहब, थैंक यू सो मच यशपाल जी। और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ साहब, जय हिंद।